Hello everyone, my name is Vansh. In today's session, we are going to discuss about class 10th geography third chapter which is water resources. पहले चैप्टर के अंदर हमने देखा है रिसोर्सेज होता क्या है, कितने कितने टाइप के रिसोर्सेज हैं, कितना कितना वो समय लेते हैं रिन्यू होने में, रिप्लेनिश होने में, कौन कौन से रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत है, किस चीज़ों को हम रिसोर्स बोलते हैं। उनमें से एक है वाटर रिसोर्स। हमें पता है कि वाटर एक एसेंशियल रिसोर्स है, यानी हर एक लाइफ फॉर्म को वाटर की ज़रूरत है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल हो, हर एक को पानी की ज़रूरत है। अगर अर्थ के ऊपर देखिए पानी कितना अवेलेबल है, तो हमारे पास 3/4 सरफेस, यानी 3/4 सरफेस का मतलब क्या है, यानी 4 में से 3 हिस्सों के ऊपर पानी अवेलेबल है। यानी सरफेस को अगर अर्थ के 4 हिस्से कर दिए जाएं तो 4 हिस्सों में से 3 हिस्सों पर तो केवल पानी ही पानी है, सिर्फ एक हिस्से के ऊपर लैंड है, यानी आधे से ज्यादा। टू बी वेरी प्रिसाइज दैट इज 71%। अब वो जो हमारे पास वाटर है अर्थ के ऊपर, वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है नॉन यूजेबल, जिसे हम यूज नहीं कर सकते, एंड दूसरा है यूजेबल फ्रेश वाटर, जिसे हम यूज कर सकते हैं। अब उस पूरे वाटर में से 97% नॉन यूजेबल है, यानी 97% वाटर को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि ओशियन सीज के अंदर है, जो कि सोल्ट वाटर है, जो खारा पानी है, जिसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा है फ्रेश वाटर, जो कि 3% है। अब कई सोचेंगे भी 3% तो बहुत कम है, नहीं, 3% कम नहीं है, ये इनफ है। ये इनफ क्यों है? क्योंकि ये जो वाटर है ये रिन्यू होता रहता है, यानी रिप्लेनिश होता रहता है। हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर रिसोर्सेज के अंदर पढ़ा था, ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर दोबारा से रिप्रोड्यूस होते हैं। अब वाटर भी ऐसे ही होता है, कैसे हम वाटर को यूज करते हैं, फिर वो ऐसे बहकर चला जाता है ओशियंस में, वहां से वो इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है क्लाउड्स में, वहां से वो प्रेसिपिटेट यानी बारिश के द्वारा वापस नीचे आ जाता है। तो इस तरह वाटर रिन्यू होता रहता है। अभी वाटर जो है ये 2 तरीके से डिवाइडेड है। ये फ्रेश वाटर भी 2 हिस्सों में डिवाइड है। सबसे पहला है 70%, दूसरा है हमारे पास 30%। यानी जो 70% वाटर है वो आइस शीट्स, ग्लेशियर और माउंटेन्स में अवेलेबल है। इस 3% का भी मैक्सिमम हिस्सा जो आइस, ग्लेशियर और माउंटेन्स में है, जिसे हम यूज ही नहीं कर सकते। अब पानी यूज करने ग्लेशियर और आइस शीट्स का इस्तेमाल थोड़ी ना करेंगे, तो 30% का भी 70% गया। इस 3% का भी सिर्फ 30% बचा है, जो कि है ग्राउंड वाटर एंड सरफेस रन ऑफ। ग्राउंड वाटर का मतलब क्या है? जो हमारे अंडरग्राउंड, धरती के नीचे जो वाटर है उसे बोलते हैं ग्राउंड वाटर। सो 30% में से आधा वहां पर है और आधा सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ का मतलब क्या है? रिवर्स पर, रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स में जो अवेलेबल है, यानी सरफेस के ऊपर चलता है जो उनका पानी, सरफेस रन ऑफ। ठीक है, अब 70% यहाँ है, 30% यहाँ है। अब कहेंगे भी 30%, 3% का भी 30% हो चुका है, यानी हमारे पास पानी बहुत कम है। अगर देखा जाए पानी कम है बट परसेंटेज में है, अगर यूज पर देखा जाए तो वो इनफ अमाउंट में है, यानी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पानी अवेलेबल है। ये 30% भी, 3 का 30% भी मोर देन इनफ है, बट फिर भी हमें स्कैरसिटी क्यों देखने को मिलती है? क्वेश्चन ये आता है। स्कैरसिटी का मतलब है कमी, यानी अगर हमारे पास पानी इनफ अमाउंट में है तो फिर भी हमें पानी की कमी क्यों देखने को मिलती है? देखिए, उसके बेसिकली 2 रीजन है। एक है नेचुरल रीजन, दूसरा है मैन मेड रीजन। यानी एक जो नेचर के कारण डिफरेंसेस हैं पानी में, और दूसरा है जो इंसानों के द्वारा क्रिएट की गई प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले नेचुरल प्रॉब्लम क्या है? जैसे प्लेस, टाइम, सीजन एंड रेनफॉल। प्लेस एंड टाइम, इनका मतलब क्या है? यानी जो नेचर के द्वारा क्रिएट की गई। अब प्लेस है, अब डेजर्ट, ये नेचर के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, वहां पर पानी की कमी ऑब्वियसली सी बात होगी, क्योंकि वहां पर रेनफॉल कम होती है, धूप ज्यादा होती है, सो जिसके कारण वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी कम रहेगी। टाइम का मतलब क्या है? सीजन्स। अब सीजन्स क्या है? अगर रेनफॉल का सीजन है तो पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगी, सर्दियों का है तब भी कम रहेगी, अगर गर्मियों का है तो और भी ज्यादा कम रहेगी। तो ये नेचर की वजह से है, बट ये बहुत कम है, इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से ओवरकम किया जा सकता है। बट मोस्ट केसेस में मोस्टली जो पानी की स्कैरसिटी है
वो मैन मेड रीजंस यानी इंसानों के द्वारा क्रिएट की गई प्रॉब्लम्स के कारण हमें देखने को मिलती है। जैसे अब ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ओवर एक्सप्लॉयटेशन और एक्सेसिव यूज का मतलब क्या है, जितनी हमें जरूरत है उससे ज्यादा उसे इस्तेमाल करना, बेफजूल के खर्चों के लिए, बेफजूल की चीजों के लिए पानी को वेस्ट करना, ये रीजंस है। अब एक और रीजन क्या है, अनइक्वल एक्सेस टू द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब दिल्ली के अंदर है क्या है, पानी की स्कैरसिटी है, यमुना के पास पड़ती है, एक कैपिटल है हमारी, इतनी डेवलप सिटी है, इतना पैसा है दिल्ली के पास, बट फिर भी वहां पर हमें पानी की कमी देखने को क्यों मिलती? अब जो वहां पर बड़े बड़े रिच पीपल रहते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं, उनके पास तो पानी की कमी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, पानी कुछ सेक्शंस पर जा रहा है, कुछ सेक्शंस के पास नहीं जा रहा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वाटर का, जिसके कारण हमें वाटर की स्कैरसिटी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं टू बी प्रिसाइज भी क्या क्या वो रीजंस है, क्या क्या मेन रीजंस और इन डेप्थ में पढ़ते हैं भी जिनके कारण हमें वाटर की स्कैरसिटी देखने को मिलती है। सबसे पहले हमारे पास आता है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जो कि बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो क्या है, क्वांटिटी वाटर की सेम रहेगी बट डिमांड ऑफ वाटर बढ़ रही है। क्यों? आज से अगर आप 50 साल पहले देखो, पानी तो वही 3% था हमारे पास, बट पॉपुलेशन कम थी, डिमांड उस हिसाब से थी। बट आज से 50 साल बाद पानी की डिमांड बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। अब पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, पॉपुलेशन को पानी की भी जरूरत है, तो यानी डिमांड बढ़ चुकी है, जिसके कारण पानी की कमी हमें देखने को मिलती है। दूसरा क्या है, इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ इरिगेशन। और बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी सो फूड की डिमांड बढ़ेगी, फूड की डिमांड बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर की डिमांड बढ़ेगी, अगर एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो इरिगेशन यानी पानी देने की डिमांड बढ़ेगी। अब आपको लगेगा भी खेत में पानी देने में कितना लगेगा, अगर पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में देखिए, अगर एग्रीकल्चर बढ़ रहा है तो पूरे देश को, पूरी दुनिया को पानी की जरूरत पड़ेगी। तो पूरे देश में और पूरी दुनिया के अंदर कितना पानी यूज किया जाएगा सिर्फ इरिगेशन के लिए। पहले लोग इरिगेशन के लिए रेनफॉल्स के ऊपर डिपेंड हुआ करते थे, बट आज के टाइम पर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे जैसे इनोवेशंस बढ़े, लोगों ने क्या है, ट्यूब वेल्स लगाने शुरू कर दिए, यानी नीचे से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है पानी को, जबरदस्ती लेकर आया जा रहा है ऊपर। अपने घरों में सबने जो है मोटर पंप्स लगा लिए हैं, यानी पानी को नीचे से ऊपर लेकर आया जा रहा है जबरदस्ती यूज होने के लिए। पहले क्या था, लोग नदियों से पानी लेकर आ रहे हैं, जो नेचर पानी है वो आ रहा है, बारिश से इकट्ठा कर रहे हैं, बारिश से इरिगेशन कर रहे हैं खेतों में। बट आज के टाइम पर क्या है, एग्रीकल्चर जैसे जैसे बढ़ रहा है, पानी का यूज उस तरीके से बढ़ाया जा रहा है। थर्ड क्या है, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ऑब्वियसली सी बात है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इंडस्ट्रीज भी बढ़ेगी। अब इंडस्ट्रीज की एक्टिविटीज के लिए भी पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब कहीं कहेंगे भी इंडस्ट्रीज में क्या, इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्लीनिंग के लिए, मिक्सिंग के लिए, फॉर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हर चीज़ में पानी की ज़रूरत है। सो जितनी ज़्यादा वही कोरिलेट होगा, जितनी ज़्यादा हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी ज़्यादा हमारे पास इंडस्ट्रीज बढ़ेगी। अगला क्या है, ओवर यूज इन अर्बन एरियाज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर यूज इन अर्बन एरियाज यानी शहरों के क्षेत्रों में पानी को बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। गाँव में फिर भी लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बट शहरों में बहुत ज़्यादा पानी की वेस्टेज की जाती है। लोग अपने, अब लोगों को फ्लोर वॉश करने के लिए भी साफ पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये नहीं है भी पानी कोई दूसरा रीयूज कर सकते, नहीं, हर चीज़ के लिए नया पानी चाहिए, हर चीज़ के लिए साफ पानी चाहिए। लोगों ने शहर, आजकल तो गाँव में भी ये चीज़ें हैं, बट मैक्सिमम पीपल इंस्टॉल्ड वाटर पंप्स टू एक्सट्रैक्ट वाटर, यानी वाटर पंप्स लगा दिए गए हैं, नीचे से पानी को ऊपर खींचा जा रहा है, ऊपर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ऊपर लेकर आ रहे हैं, जिससे ग्राउंड वाटर जो है वो हमारा नीचे चलता जा रहा है। यानी ग्राउंड वाटर का टेबल हमारे पास नीचे, देखिए ये हमारे पास ग्राउंड वाटर है। यहाँ पर सबने अपने पंप्स के थ्रू नीचे जो है ट्यूबवेल्स यानी नीचे पाइप्स डाल दिए हैं वाटर के अंदर। अब जैसे जैसे यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं पानी, ये क्या है, यहाँ से खत्म हो गया सारा पानी, अब और इस्तेमाल किया, यहाँ से भी खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जो वाटर टेबल है ये वो हमारा डिक्रीज हो रहा है, यानी नीचे जाता जा रहा है। सो इसे क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव स्कैरसिटी ऑफ वाटर।
यानी क्वांटिटी, मात्रा में, अमाउंट में हमारे पास कमी पड़ रही है वाटर की। अब देखते हैं क्वालिटेटिव स्कैरसिटी ऑफ वाटर। ये तो था अभी पानी की अमाउंट पे हमारे पास कमी पड़ रही है। अब देखते हैं पानी की क्वालिटी के कारण। फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल, अगर आपके पास पानी एक साइड अच्छा पानी है और एक गांव के पास बुरा पानी है, साफ पानी नहीं है, तो उनके पास भी पानी की कमी है। अब वो गंदा पानी थोड़ी ना कंज्यूम करेंगे, अब गंदे पानी से थोड़ी ना वो फूड बनाएंगे। अब मान लो उनके पास पानी तो है बट फिर भी उनके पास पानी की कमी है। क्यों? क्योंकि पानी की क्वालिटी इतनी गंदी है। उसे बोलते हैं क्वालिटेटिव स्कैरसिटी ऑफ वाटर, और इसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव, यानी पानी की क्वांटिटी में, अमाउंट में कमी होना। चलिए अब बात करते हैं क्वालिटेटिव स्कैरसिटी ऑफ वाटर, यानी क्वालिटी की बेसिस पर पानी की कमी कैसे देखने को मिलती है। अब देखिए, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, भी एक तरफ हमारे पास गंदा वाटर है, एक तरफ हमारे पास साफ वाटर है। साफ वाटर किसी ने यूज़ कर लिया, हमारे पास गंदा वाटर बचा है। अब एक गांव में अगर गंदा वाटर है तो लोग उस गंदे पानी को यूज़ नहीं करेंगे अपने डोमेस्टिक यूजेस के लिए, खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, वॉशिंग के लिए। अगर उनके पास पानी है बट वो यूज़ के लायक नहीं है, तो तब भी उनके पास क्या होगी? स्कैरसिटी, यानी कमी आ जाएगी। तो इसीलिए क्वालिटेटिव स्कैरसिटी ऑफ वाटर का मतलब है लो क्वालिटी ऑफ वाटर, जिसे हम यूज नहीं कर सकते, उसके कारण भी पानी की कमी पड़ सकती है। अब पानी की क्वालिटी कैसे कम होती है? देख, नेचुरली तो पानी की क्वालिटी कम होना मुश्किल है, क्योंकि नेचर एक ही तरीके का पानी हमें प्रोड्यूस करता है, देता है। पानी का जो क्वालिटी कम है वो ह्यूमंस के द्वारा ही करी जाती है। देखिए किस तरीके से। वाटर पोल्यूटेड बाय इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज कैसे? अब इंडस्ट्रीज क्या करते हैं? डिस्चार्ज करती है उनका जितना भी लिक्विड वेस्ट होता है, जितने भी उनके केमिकल्स हैं, अब वो उसे अच्छे से फिल्टर नहीं करती, उसे डाइल्यूट नहीं करती, क्योंकि उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस और एक कॉस्टली प्रोसेस चला जाता है, जिसके कारण उनके लिए इजी क्या है? नदियों के अंदर बहा देना, यानी नदियों के अंदर डिस्चार्ज कर दो। उससे क्या होता है? वो पानी गंदा हो जाएगा, यूज के लायक बचेगा ही नहीं। दूसरा क्या? डिस्चार्ज ऑफ केमिकल्स, यानी केमिकल्स का छोड़ना पानी के अंदर। कहाँ से? डोमेस्टिक, घरों में से और इंडस्ट्रीज में से। अब घरों में से क्या है? घरों में अगर हम डिफरेंट तरीके के केमिकल्स यूज करते हैं, चाहे वो साफ सफाई के लिए हो, अब डिटर्जेंट है, वॉशिंग है, सोप है, ये सब केमिकल है। अब अगर इन सब का पानी हमारे घरों में से ड्रेन होकर किसी वाटर बॉडी के अंदर गिर रहा है, तो इट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट पोल्यूटिंग दैट सोर्स ऑफ वाटर। तो इसका मतलब क्या है? हम उसकी क्वालिटी को गिरा रहे हैं, जिसके कारण वो यूजेबल नहीं बचेगा। सो इसका मतलब वो पानी इस्तेमाल के लिए नहीं बचेगा। अब उसका मतलब क्या है? वी आर मेकिंग दैट वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। उस पानी को हम स्पेशली ड्रिंकिंग के लिए नहीं, मतलब डोमेस्टिक घरों में यूज करने के लिए उसे नहीं बचेगा। अब उसका सॉल्यूशन क्या है? कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी पानी का बचाव। अब पानी का बचाव क्यों जरूरी है? उसके कुछ रीजंस है। सेफ गार्ड फ्रॉम हेल्थ इश्यूज, अगर साफ पानी होगा तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी, गंदा पानी होगा तो हेल्थ इश्यूज आएंगे, डायरिया, वोमिटिंग, अलग अलग तरीके की बीमारियां आएंगी। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? अगर पानी खत्म हो जाता है तो इरिगेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, अगर इरिगेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो एग्रीकल्चर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, अगर एग्रीकल्चर के ऊपर इफेक्ट पड़ा तो फूड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तीसरा क्या है? कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लाइवलीहुड, यानी आपका जीवन यापन चलने के लिए अगर पानी खत्म हो गया तो ऑब्वियसली सी बात है जीवन साइकिल ही आपकी रुक जाएगी। आप थोड़े दिन सरवाइव करोगे, बेशक आपके पास पीने का पानी है बट आपके लिए और यूजेस के लिए आपके पास पानी नहीं है। अब एग्रीकल्चर भी उसी में आएगा, तो आपकी लाइवलीहुड भी रुक जाएगी। लास्ट क्या है? प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम। अब इस पानी को खत्म होने यानी कंजर्व कैसे किया जा सकता है? उसका एक बेस्ट वे है, बेस्ट तो नहीं कहेंगे, एक वे है जिसे बोलते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। यानी पानी के ऊपर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ जो कि एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके हमारे पास आगे काफ़ी सारे मल्टीपल यूजेस निकल जाएंगे। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी एक प्रोजेक्ट के मल्टीपल फायदे हमें हों, तो उससे क्या है? उसे हम अपने वाटर को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की मदद से। इनका मतलब क्या है? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? पानी के वाटर बॉडी के ऊपर या वाटर बॉडी के अंदर कोई स्ट्रक्चर बनाना,
उसे बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। जैसे डैम्स, रिजर्वर्स एंड लेक्स। रिजर्वर्स क्या होते हैं, यानी एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना जिसके अंदर पानी को हम स्टोर कर रख सकें, ठीक है। अब डैम्स, रिजर्वर और लेक्स बनाना यानी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाना, उसे ताकि हम पानी को अच्छे से यूज कर सकें, उसका अलग अलग तरीके से हम इस्तेमाल कर सके, जिससे पानी कंजर्व भी हो और हम उसे अच्छे तरीके से यूज भी कर सकें। अब डैम्स की स्पेसिफिकली बात करते हैं। डैम इनिशियल टाइम यानी शुरुआती दिनों में, आज से एंशियंट टाइम पर डैम को सिर्फ पानी स्टोर, देखिए आज भी डैम के पानी स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, बट पहले के टाइम पर जब पानी को हम स्टोर करते थे तो उसे इरिगेशन और ड्रिंकिंग के लिए ही स्टोर किया जाता था। यानी डैम्स के अंदर पानी को सिर्फ खेतों के लिए और अपने पीने के लिए ही स्टोर किया जाएगा। बट आज के टाइम पर जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए, हमारे यूजेस बढ़े, हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ी, हमारे इनोवेशंस बढ़े, तो उस तरीके से हमने पानी के यूजेस भी बढ़ा दिए हैं जो हम डैम में स्टोर करते हैं। आज के टाइम पर हम डैम्स का पानी किस किस के लिए यूज़ करते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पानी से बिजली बनाना, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई जो पहले भी होता था ड्रिंकिंग के लिए, घरों में पानी भेजना, कॉमर्शियल यूज़ यानी उस पानी को कॉमर्शियली भी यूज़ करना, इंडस्ट्रीज़ के लिए और भी काफ़ी सारे तरीकों के लिए जिससे हमें प्रॉफिट हो। अगला क्या है? कॉमर्शियल यूज़। फ्लड कंट्रोल। फ्लड कंट्रोल का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर कोई नदी है, अब ये नदी है, अब यहाँ पर एक गांव है, अगर इस नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ जाए, बहुत ज़्यादा बारिश के कारण, तो यहाँ पर फ्लड आ सकती है इस गांव में। तो क्या किया जाएगा? यहाँ पर डैम क्रिएट कर दिया जाएगा, यहाँ पर डैम बना दिया जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर इस डैम की मदद से इस पानी को यहीं पर रोक दिया जाए। ये पानी यहीं पर स्टोर होता रहेगा ताकि आगे फ्लड ना आए, पानी को कंट्रोल किया जा सके, पानी की सप्लाई को। अगला क्या है? फिश ब्रीडिंग। फिश ब्रीडिंग का मतलब क्या है? आजकल डैम्स में जो है पानी इकट्ठा किया जाता है, वहां पर साइड में छोटे छोटे लेक्स, उस डैम से छोटे छोटे लेक्स, छोटे छोटे रिजर्वोयर्स निकाल दिए जाएंगे जहां पर फिश ब्रीडिंग यानी मच्छियों, जो मछलियां हैं उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है। ब्रीडिंग का मतलब क्या है? आगे वो बच्चे और पैदा करती हैं, यानी वहां पर फिशेस की ब्रीडिंग कराई जाती है। एग्जैक्ट मतलब नहीं पता हिंदी में, बट ब्रीडिंग का मतलब ये होता है बच्चे पैदा करना उनसे। सो इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस के पहले भी डैम्स बनाए जाते थे, बट इंडिपेंडेंस के बाद डैम्स के ऊपर और ज़्यादा फोकस करने लगे, यानी मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट्स हैं स्पेशली डैम्स, उनके ऊपर और भी ज़्यादा फोकस करने लगे। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया हमारे इंडियंस के हाथ में आ चुका था, जो कि उसे बिल्कुल ग्रोथ पर लेकर जाना चाहते थे। तो नेहरू ने तो ये तक बात कह दी थी भी डैम्स आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी जो डैम्स हैं वो हमारे मॉडर्न इंडिया के लिए टेम्पल है, हमारे इंडिया को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। अब तक हमने देखा भी मल्टीपर्पसेस जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, उनके क्या क्या फायदे हैं। अब देखते हैं भी मल्टीपर्पसेस जो प्रोजेक्ट्स हैं यानी डैम्स हैं या आर्टिफिशियल कोई भी स्ट्रक्चर है पानी के ऊपर, उसे क्यों अपोज किया जाने लगा, क्यों उसका विरोध किया जाने लगा। वो सिर्फ एक कारण था, वो था रेगुलेशन एंड डैमिंग ऑफ रिवर। रेगुलेशन एंड डैमिंग ऑफ रिवर का मतलब क्या है? जब हम किसी रिवर के ऊपर कोई आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनाते हैं और रिवर का फ्लो अपने मर्जी से कंट्रोल करते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे जो नेचुरल फ्लो है रिवर का, यानी रिवर जिस हिसाब से अपने आप चलती है, अपने आप बहती है, वो खराब है। क्यों? क्योंकि हमने रिवर्स के ऊपर अपना आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बना दिया है। अब हम रिवर को हम कंट्रोल कर रहे हैं। अब अगर डैम बनाते हैं तो पानी पीछे से आएगा, डैम पर इकट्ठा होगा, जब डैम के गेट्स ओपन करेंगे तब फ्लो चलेगा, अदरवाइज वो वहां पर इकट्ठा रहेगा। यानी हमने क्या किया है? जो नेचुरल फ्लो है रिवर्स का, उसे इफेक्ट कर दिया। अब उस इफेक्ट से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है? सबसे पहली क्या है? पुअर सेडिमेंटेशन फ्लो, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एंड रोकी स्ट्रीम बेड्स। ये तीनों जो है वो इंटीग्रेटेड है, यानी आपस में बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। सबसे पहले क्या है? पुअर सेडिमेंटेशन फ्लो। हमें पता है जो नदी का पानी है वो अपने साथ साथ काफी और चीजें छोटी छोटी लेकर आता है, जैसे सैंड, सिल्ट और रॉक्स, जो पानी को जरूरत होती है। अब मान लो एक रिवर है, यहाँ पर हमने डैम क्रिएट कर दिया है, तो ये पीछे पानी आया और यहाँ पर हमने पानी को काफी देर तक स्टोर कर दिया। क्यों? क्योंकि आगे डैम्स के जो गेट थे वो बंद थे, यहाँ पर रिजर्वोयर में पानी काफी देर तक स्टोर रहा। आपको भी पता है भी अगर पानी के अंदर कोई सैंड, सिल्ट, रेत, कोई भी बजरी या कोई भी स्टोन्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, पानी ऊपर रह जाता है। तो ऐसे यहाँ पर जो है जो ये सेडिमेंट्स है यहाँ पर बैठना शुरू हो गए, जिसके कारण आगे पानी सिर्फ पानी पानी जाने लगा।
यानी आगे कोई भी सेडिमेंट पानी के साथ नहीं जाने लगा, ठीक है, जिससे सेडिमेंट का फ्लो खराब हो गया। दूसरी चीज इससे क्या हुई, यहाँ पर जब सारा पीछे से जितने भी सेडिमेंट्स हैं वो सारे आए और यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए, तो इससे क्या हुआ, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन, यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में सेडिमेंट इकट्ठा होने शुरू हो चुके थे, जिसके कारण क्या हुआ, रिड्यूस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। यहाँ पर जो है रिजर्वोयर बनाया जाता है, किस लिए, ताकि यहाँ पर पानी को स्टोर किया जा सके, ताकि आगे फ्लड की सिचुएशंस ना आए। अब यहाँ पर सारे एरिया में नीचे आधे से ज्यादा एरिया में या बहुत ज्यादा एरिया में सेडिमेंट्स इकट्ठा हो चुके हैं। सो इसका मतलब क्या है, सेडिमेंट है, अब मान लो ये है, यहाँ पर इतने में सेडिमेंट्स इकट्ठा हो चुके हैं, तो सिर्फ इतने में ही पानी स्टोर किया जाएगा, बल्कि पानी पूरे में स्टोर किया जाना चाहिए। सो इससे क्या होगा, रिड्यूस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी कम होगी। यहाँ पर एक वीडियो भी पेस्ट कर दिया जाएगा जिससे आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हो। तीसरा क्या है, रोकियर स्ट्रीम बेड्स। रोकियर स्ट्रीम बेड्स की भी एक इमेज यहाँ पर पेस्ट कर दी जाएगी जिससे आप देख सकते हो भी रोकियर स्ट्रीम बेड्स का मतलब क्या है। यानी एक अगर कोई नदी है उसके नीचे स्मूथ सरफेस या हल्का सरफेस ना होकर बड़े बड़े पत्थर होना। देखिए यहाँ पर हमने देखा था भी जो सेडिमेंट्स हैं, छोटे छोटे सेडिमेंट्स हैं, फाइन पार्टिकल्स हैं, वो यहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके कारण आगे सिर्फ नॉर्मल फ्रेश वाटर जाता है, बिल्कुल क्लीन वाटर। अब पानी को सैंड, सिल्ट या रॉक, ये जो छोटी छोटी चीजें इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब पानी जो है सेडिमेंट हंगरी बन जाता है, यानी इन छोटे छोटे सेडिमेंट्स का भूखा बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर कोई डैम हमने क्रिएट कर दिया है, ऊपर से जितने भी सेडिमेंट वाटर आया, सारे सेडिमेंट यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। अब आगे का जो पानी जाएगा वो बिल्कुल क्लीन वाटर जाएगा, वो क्या बन जाएगा, सेडिमेंट हंगरी, यानी उसे सेडिमेंट्स की जरूरत है। अब वो क्या करेगा, जब यहां से पानी को छोड़ दिया जाएगा, वो सेडिमेंट हंगरी है, यानी सेडिमेंट्स का भूखा है। सो आगे जितने भी फाइन पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे सैंड, सिल्ट है, वो अपने साथ उनको लेगा और उन्हें साफ कर देगा उस एरिया से। अब छोटे छोटे जो फाइन पार्टिकल्स आगे थे पहले के, उनको पानी अपने साथ लेकर चला गया, जिसके कारण वहां पर बड़े बड़े रॉक्स, बड़े बड़े पत्थर बच गए, क्योंकि उन्हें पानी अपने साथ लेकर नहीं जा पाया, जिसके कारण वहां पर रॉकियर स्ट्रीम बेड्स यानी बड़े बड़े पत्थरों की नदियां बन चुकी हैं, जिनके कारण क्या होता है, एक्वाटिक फोना को माइग्रेट करने, एक्वाटिक फोना यानी पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उन्हें उन्हें इधर से उधर जाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आने लगी, स्पेशली फॉर स्वाइनिंग। स्वाइनिंग का मतलब क्या होता है, ब्रीडिंग करना। अब क्या है, कई ऐसी मछलियाँ हैं, कई ऐसे एक्वाटिक एनिमल्स हैं जिन्हें जब वो ब्रीड करते हैं तो उन्हें अपवर्ड जाना पड़ता है, यानी पानी की सोर्स की तरफ। काफ़ी रीजन है, क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण, शिकार से बचने के कारण, बहुत सारे कारण हैं। अब बीच में क्या है, यहाँ पर एक तो बड़े बड़े पत्थर हैं जिसके कारण वो यहाँ से नहीं आ सकते। आगे क्या है, आगे डैम है, सो यानी उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तीसरा क्या है, जब रिजर्वोयर जो होता है, मान लो यहाँ पर ये लेक है, कोई भी नदी है, यहाँ पर हमने डैम बनाया, यहाँ पर रिजर्वोयर है, यानी यहाँ पर पानी इकट्ठा रहेगा काफी सालों तक, दिनों तक, महीनों तक। सो क्या होगा, यहाँ की जो आसपास की सोइल है उस सब के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हमें भी पता है अगर किसी भी जमीन के अंदर पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो वहां की जो वेजिटेशन है, यानी वहां की जितने भी क्रॉप्स हैं, जितनी भी फसल है, जितने भी वहां के पेड़ पौधे हैं, वो गलने शुरू हो जाएंगे। सो जिसके कारण ये वेजिटेशन को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब और भी कुछ रीजंस थे, और भी कुछ कारण थे जिसके कारण डैम्स की कंस्ट्रक्शन को अपोज किया जाने लगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज, यानी जिस भी एरियाज में अब डैम कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, डैम बनाया जाएगा, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, यानी वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उन्हें वहाँ से जाना पड़ेगा, वहाँ से डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ेगी, यानी वहाँ से हटना पड़ेगा, जिसके कारण काफ़ी सारे मूवमेंट्स भी हुए, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, तहरी डैम आंदोलन, यानी जो सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था नर्मदा रिवर के ऊपर, और भी काफ़ी सारे डैम्स या कोई भी वाटर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे थे, उनके लिए ये डैम्स ये आंदोलन किए गए थे भी। वहाँ से अगर आपको प्रोजेक्ट करना है तो एक सस्टेनेबल तरीके से करो भी, या तो वहाँ मतलब ये मत करो भी यहाँ से लोगों को हटाकर बाहर भेजो। अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढो। ऐसे ही टेहरी डैम आंदोलन जो कि उत्तराखंड में चला था, वो भी यही था भी, यहाँ से लोगों को डिस्प्लेसमेंट मत करो, अगर आपको बनाना है तो कोई अल्टरनेटिव ढूंढो।
दूसरा क्या था, इसने क्रॉपिंग पैटर्न पे बहुत चेंज कर दिया था। यानी मान लो अगर कहीं पर डैम बनाया गया है तो डैम के साथ साथ जैसे यहाँ पर रिजर्वियर होगा तो इससे काफ़ी सारी लेक्स भी बनाई जाती हैं, यानी छोटी छोटी लेक्स जो कि पानी के सप्लाई करती हैं आसपास के रीजन्स में, चाहे वो पीने के लिए हो चाहे इरिगेशन के। तो जब ये पानी सप्लाई किया जाने लगा तो इसके कारण क्रॉपिंग पैटर्न में भी बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिला। कैसे, पहले यूजुअली लोग एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए रेनफॉल के ऊपर डिपेंड हुआ करते थे, यानी जब बारिश आएगी तब तो वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लगाएंगे, यानी जिन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। जब मॉनसून चला जाता है, गर्मियाँ होती हैं, तो उस हिसाब से वो अपनी फसल्स को चेंज कर लेते हैं जिन्हें पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। बट जैसे जैसे डैम्स बनने लगे, लेक्स बनने लगी, रिजर्वर्स बनने लगे, उस तरीके से इनके कारण क्या है, जो वाटर है वो पूरे साल, ईयर राउंड में अवेलेबल रहने लगा, यानी पूरा साल पानी रहने लगा, जिसके कारण लोगों ने क्या किया, शिफ्ट कर दिया वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स और कमर्शियल क्रॉप्स पर। यानी अब वो क्या कर रहे थे, वो ज़्यादा फसलें लगा रहे थे। अब ऐसी फसलें भी जिन्हें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और दूसरा कमर्शियल क्रॉप्स यानी बिजनेस के लिए, प्रॉफिट के लिए। अब पहले वो क्या करते थे, यूजुअली लोग अपने लिए वो क्रॉप्स लगाया करते थे और मॉनसून के हिसाब से क्रॉप लगाया करते थे, यानी जब पानी आएगा। अब पानी पूरे साल उन्हें मिलता है तो उन्होंने अपने क्रॉप्स को भी चेंज कर दिया। अब वाटर इंटेंसिव क्रॉप का मतलब क्या है, यानी जिन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती, तो वो पूरे साल ऐसी क्रॉप्स लगाते थे जिन्हें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, जिसके कारण क्या हुआ, सैलिनेशन इन सोइल, यानी सोल्ट एक्यूमुलेट, सोइल इकट्ठा होने लगा, सोल्ट इकट्ठा होने लगा सोइल के अंदर। कहने का मतलब क्या है, पानी के अंदर अगर कोई भी जमीन के ऊपर पानी ज्यादा देर तक इकट्ठा रहे तो वो सैलिनिटी क्रिएट कर देता है, यानी सोल्ट की जो अमाउंट है वो ज्यादा कर देता है पानी के अंदर। जिसके कारण सोइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होने लगी। एक तो ये रीजन था। दूसरा क्या था, ये इंक्रीज करता था सोशल गैप बिटवीन द रिचर लैंडलॉर्ड्स एंड लैंडलेस लेबर और स्मॉल फार्मर्स। यानी अब यहाँ पर देखो, हमने देखा भी जब डैम्स क्रिएट किए जाते हैं तो उसके साथ साथ छोटी छोटी नदियाँ और ये सब चीज़ें भी क्रिएट की जाएंगी पानी की सप्लाई के लिए। तो बड़े बड़े जो रिच फार्मर्स थे, जिनके पास पैसा था, जो कि क्या कर सकते थे, अफोर्ड कर सकते थे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, पंप्स, ट्यूब वेल्स, आर्टिफिशियल वेल्स। तो वो क्या करते थे, यहाँ पर आर्टिफिशियल वेल्स यहाँ से क्रिएट कर कर अपने खेतों में ले आते थे, क्योंकि उनके पास पैसा था। अब जो रिच, अब उन्हें तो पानी मिल जाता था, क्यों, क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स बना लिए, वहां से पानी का सोर्स जनरेट कर लिया। अब दूसरे तरफ जो स्मॉल और लैंडलेस लेबरर्स हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है भी वो अफोर्ड कर पाए। अब इनके पास पानी है, ये क्या है, वाटर इंटेंसिव और कमर्शियल क्रॉप्स लगाने लगे, जिनके कारण इनका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा होने लगा। अब इनके पास क्या है, इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, पानी नहीं है, तो इनकी जो प्रॉफिट है यानी इनकी जो फसल है वही कम होने लगी। तो क्या हुआ, अब पैसा ज्यादा है, पैसा कम है, तो क्या होगा, एक तरफ अमीर एक तरफ गरीब, जिसके कारण सोशल गैप बढ़ने लगा। और क्या रीजन से, कन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी, यानी सोसाइटी के बीच में लड़ाइयाँ भी होने लगी। कैसे लड़ाइयाँ होने लगी, देखिए, अब जो पानी का सोर्स है वो तो सेम है। अब ये गाँव है, इसमें अलग अलग 3-4 तरीके के लोग रहते हैं, ये। अब पानी तो यहीं से आ रहा है ना, सेम सोर्स। अब कई कह रहे हैं भी इस पानी को हम एग्रीकल्चर के लिए यूज करेंगे, कहीं कहते नहीं है जी हम तो इंडस्ट्रीज के लिए यूज करेंगे, कहीं कहते नहीं जी हम तो इससे जो है नेचुरल नदियां बनाएंगे, यानी हम इन्वायरमेंट को सेफ रखेंगे इस चीज से। तो यहाँ पर क्या है, सोर्स तो सेम रहेगा, सोर्स तो यही है, बट क्या है, सबकी वांट्स डिफरेंट है। एक ही चीज है, उस चीज के 10 अलग अलग लोगों को अलग अलग फायदे चाहिए, जिसके कारण उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होना जायज सी बात। इसका एग्जांपल हमें सबरामती रिवर पर देखने को मिलता है गुजरात के अंदर। जब क्या था, जब फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था, क्यों, क्योंकि जो सबरामती का जो पानी की सप्लाई थी, उससे जो पानी सप्लाई किया जा रहा था वो किसकी तरफ प्रायोरिटाइज था, यानी किसको ज्यादा पानी की सप्लाई मिल रही थी, अर्बन एरियाज को, यानी शहरों को, यानी वहां पर इंडस्ट्रीज और भी अदर एक्टिविटीज के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में जा रहा। बट इरिगेशन के लिए यानी एग्रीकल्चर के लिए रूरल एरिया में पानी की कमी पड़ चुकी थी। जिसके कारण वहां के फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया।
तो ये क्या था रीजन। सो ये कुछ और रीजन थे जिसके कारण जो है लोगों ने अपोज किया मल्टीपर्पसेस प्रोजेक्ट्स को। अब कुछ और रीजंस भी हैं इनके फेलियर के, जैसे फेलियर टू अचीव देयर पर्पस। देखिए बेसिकली डैम का सबसे मेन पर्पस जो है ना वो वाटर सप्लाई और फ्लड कंट्रोल करने के लिए है, ठीक है। अगर वो फ्लड ही कंट्रोल ना किया जाए तो मोटी मोटी सी बातें भी उनका मतलब नहीं बनता। जैसे 2006 में महाराष्ट्र एंड गुजरात के अंदर जब पानी मतलब बहुत ज्यादा बारिश, बहुत ज्यादा पानी आया नदियों के अंदर, तो डैम्स को वो फ्लड को कंट्रोल करना चाहिए था, पानी रोकने के लिए, पानी स्टोर करना चाहिए था। अब हमने बहुत सारी लिमिटेशंस पढ़ी, सेडिमेंट जमा हो जाती है, प्रॉपर रेगुलेट नहीं करते डैम्स को, जिसके कारण वो फेल हो चुके हैं डैम्स फ्लड कंट्रोल करने में। ऐसे ही 2006 में हुआ, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर पानी को रिलीज कर दिया गया, करना था वो पानी को कंट्रोल ताकि फ्लड को कंट्रोल किया जा सके, बट वो उस चीज में फेल हो चुके थे, जिसके कारण बहुत ज्यादा जिंदगियों का नुकसान हुआ, लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, सोइल इरोजन हुआ। सोइल इरोजन का तो मतलब सभी को पता है, मान लो अगर ये खेत है, यहाँ पर अगर पानी आएगा जोर बहाव से, तो पानी अपने साथ साथ खेत की जो मिट्टी है, जो सोइल है, उसे भी अपने साथ इरेज कर देगा, तो उसे बोलते हैं इरोजन। तो काफी ज्यादा इरोजन हुआ। और भी कुछ चीजें हैं जिसके कारण मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को, जैसे अर्थक्वेक है, वाटर बोर्न डिसीजेज आ जाते हैं। यानी अगर मान लो यहाँ पर डैम बनाया गया है तो यहाँ पर पानी इकट्ठा रहेगा काफी देर तक, काफी पुराना, जो आसपास के रीजन है, अब यहाँ पर मलेरिया, डेंगू, जो पानी में पनपने वाली बीमारियां हैं वो आसपास के एरियाज में फैलनी शुरू हो जाएंगी। पेस्ट्स, वही यानी कीड़े मकोड़े, मकड़ियां, वो सारी चीजें वहां पर होनी शुरू हो जाएंगी। पोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। एक तो डैम कंस्ट्रक्शन करते वक्त एक्टिविटीज आएंगी, दूसरा जो है वाटर पोल्यूशन होगा। अब डैम क्रिएट किए जाएंगे, वाटर सप्लाई करी जाएगी। अब डैम से इंडस्ट्रीज का भी बहुत फायदा होता है। तो इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, अब इंडस्ट्रीज जो है वो अपने केमिकल्स जो है वो डिस्चार्ज करती हैं पानी के अंदर, तो वो पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, नॉइज पोल्यूशन होगा। तो ये बहुत सारे रीजंस थे जिसके कारण इनको अपोज किया जाने लगा। अब बात ये आती है भी, अगर मल्टीपर्पसेस जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके इतने ज्यादा लिमिटेशंस हैं और ये एक तरीका था पानी को कंजर्व करने का, तो क्या हमारे पास और तरीका नहीं है पानी को कंजर्व करने का? तो हमारे पास और भी तरीका है पानी को कंजर्व करने का, जो इसके अंदर हम देखेंगे, वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। चलिए देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग को। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? बारिश के पानी को स्टोर करना, सबको पता है, बाद के पर्पसेस के लिए यूज करना। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कोई मॉडर्न टाइम पीरियड से नहीं आई है, यानी भी अभी ये डेवलप नहीं हुए। इसके हमें जो है इंसिडेंट्स और इसके जो हमें रिमेन्स है वो बहुत एंशिएंट टाइम से मिल रहे हैं। जैसे एंशिएंट टाइम पे वेस्टर्न जो हिमालयस है, वेस्टर्न हिमालयस, उनमें कुल्स एंड गुल्स तरीके के एक कुछ हमें स्ट्रक्चर्स मिले हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हमें इरिगेशन के लिए यूज किया जाने लगा। यानी यहाँ पर एक जमीन है, उसके अंदर यहाँ पर गड्ढा खोद दिया है जहां पर बारिश का पानी इकट्ठा होता है और बारिश के बाद उसे इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। अब राजस्थान के, ये था वेस्टर्न हिमालयस के अंदर। ऐसे ही हमें कुछ इंसिडेंट्स राजस्थान के अंदर भी मिले। राजस्थान के अंदर रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग, रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग का मतलब होता है ये, यानी बारिश के पानी को छत के थ्रू इकट्ठा करना, छत के थ्रू एक पाइप लगाना और बाद में उसे इकट्ठा करना ताकि बाद में उसे इरिगेशन के लिए या ड्रिंकिंग पर्पस, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज किया जा सके। बंगाल में हमें क्या इनुंडेशन चैनल्स मिले। इनुंडेशन चैनल्स का मतलब क्या है? जब बारिश के टाइम पर जो नदियां होती हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा पानी आ जाता है। इनुंडेशन का मतलब क्या होता है? सैलाब, यानी सैलाब वाले चैनल्स। जब बारिश के पानी के कारण नदियों में बहुत सैलाब की मात्रा में पानी आ जाता है तो उसमें से छोटे छोटे चैनल्स क्रिएट कर दिए जाते हैं जो कि एक सोर्स बनते हैं इरिगेशन का। इस तरीके से ये बड़ी नदी है, इसमें से छोटे छोटे चैनल्स बाहर निकाल दिए जाते हैं जब बहुत ज्यादा पानी आ जाता है। सो इन्हें बाद में इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। अब कुछ एरिड और सेमी एरिड एरियाज जैसे राजस्थान, गुजरात, इस तरीके के जो एरियाज है वहां पर जो है रेन फिट स्टोरेज, कुछ अपने जो फील्ड्स हैं यानी खेतों के बीच में एक गड्ढा खोदकर वहां पर उन्हें खादीन और जोहर्स बोला जाता है, जिसके अंदर पानी को स्टोर किया जाता है ताकि वहां पर पानी खड़ा रहे
स्टोर रहे और मॉइस्ट करे सोइल को, यानी सोइल को नमी प्रोवाइड करे। और बाद में वहां पर जो है जब वो पानी सूख जाता था, यानी ऊपर से पानी सूख जाता था और नीचे की मिट्टी में जो है मॉइस्ट रह जाती थी, उसके बाद उसके ऊपर खेती की जाती थी। कहने का मतलब ये है भी एरिड और सेमी एरिड रीजन्स के अंदर लोगों ने अपने खेतों को जो है एक तरीके का स्ट्रक्चर बनाया है। जब बारिश होती है तो वो पानी उन बारिश का उन खेतों के अंदर जो गड्ढे बनाए गए हैं उनके अंदर स्टोर हो जाता है। और बाकी कुछ ऐसे रीजन्स हैं जैसे बीकानेर हो गया, बरमेर हो गया, इनके अंदर अंडरग्राउंड टैंक्स यानी जमीन के नीचे टैंक्स बनाए गए थे, यानी जो छत पे से पानी इकट्ठा या कहीं से भी पानी को इकट्ठा कर कर उन अंडरग्राउंड टैंक्स के अंदर इकट्ठा किया जाता था। और कुछ टैंक्स तो एक कमरे जितने बड़े थे, यानी जहां पर पानी को बिल्कुल अच्छे से इकट्ठा किया जाए और बारिश के बाद डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज किया जाता था। अब हमें राजस्थान के एरिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिली, चाहे वो अंडरग्राउंड टैंक हो, चाहे वो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग हो, चाहे वो अपने खेतों में जोहर्स और खाली रिंग्स बनाकर करना हो। तो टाइम के साथ साथ जो प्रैक्टिस थी राजस्थान के अंदर जो वाटर हार्वेस्टिंग वो खत्म सी होती चली गई, यानी वो डिक्लाइन होती चली गई। क्यों? क्योंकि पहले लोगों को पानी इकट्ठा करना पड़ता था अपने यूज के लिए, फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई तो पेरिनियल राजस्थान एक कैनाल बना दी गई वहां पर, जो कि लोगों को डोमेस्टिक हाउस होल्ड को यानी लोगों के घरों में पानी पहुंचाने का काम करती थी। अब लोगों को पानी इजीली अवेलेबल होने लगा तो लोगों ने क्या सोचा भी मेहनत करने की क्या जरूरत है, तो जिसके कारण लोगों ने प्रैक्टिस धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, एक और इसका हमें वो मिलता है जहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने को मिलती है, एक मैसूर यानी कर्नाटका में एक मैसूर जगह पड़ती है, उसका एक रीजन है, एक ये गेंतातुर एक रिमोट रीजन है जहां पर जो है हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक अच्छा सिस्टम देखने को मिलता है, जहां पर लोगों ने लगभग 200 घरों ने यानी 200 हाउस होल्ड ने अपने घरों के ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया हुआ है अपनी वाटर की डिमांड को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी डिटेल में देखते हैं। ये जो रीजन है इसे 1000 mm यानी मिलीमीटर की जो रेनफॉल है वो रिसीव होती है, यानी यहाँ पर एक अच्छे अमाउंट में रेनफॉल होती है साल में। सो लोग क्या करते हैं, टैंक फिलिंग्स इकट्ठा कर ले। टैंक फिलिंग का मतलब क्या है, अगर एक टैंक है मान लो उसकी अमाउंट कुछ भी है, अगर वो एक टैंक है तो वो साल में 10 बार भर जाता है और 10 बार वो यूज कर लिया जाता है। टैंक फिलिंग्स का मतलब ये है, तो लोग जो है एक टैंक को 10 बार भरकर 10 बार यूज कर लेते हैं और एक घर पूरे साल में 50 लीटर पानी को इकट्ठा कर सकता है एक घर। सो देख लो जो टोटल हाउस होल्ड है वो 20, अगर एक हाउस होल्ड 50 लीटर वाटर कलेक्ट कर रहा है तो 20 हाउस होल्ड जो है वो 1 लाख लीटर वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं हर साल। सो इसमें ये चीज बताई गई है भी अगर सब ये चीज करने लग जाए तो हम कितने पानी को बचा सकते हैं। एक और फन फैक्ट की बात, जो तमिलनाडु स्टेट है वो पहली और ओनली स्टेट है, यानी एक लौती स्टेट है जहां पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी छतों से पानी को कलेक्ट करना मैंडेटरी है, यानी जरूरी है, हर एक को ये करना ही करना पड़ेगा। सो ये था हमारा वाटर रिसोर्सेज चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।